हैदराबाद के अपोलो हॉस्पिटल में एक आदमी बहुत ही क्रिटिकल हालत में था। उसकी बॉडी और चेहरा पूरा जला हुआ था और शरीर पर पूरी बैंडेजेस लिपटी हुई थी। उसी के पास बैठी थी उसकी मायूस पत्नी, जो कि बहुत ही रो रही थी और उस आदमी का हाथ पकड़े हुई थी। उसका पूरा परिवार गहरी चिंता में था कि ये उसके साथ क्या हो गया है। लेकिन सेम टाइम पर उस हॉस्पिटल से कई किलोमीटर दूर फतेहपुर के जंगलों में, जो कि तेलंगाना में पड़ता है, पुलिस को एक जली हुई बॉडी मिलती है। और जब उस बॉडी की पहचान होती है तो सब के सब हैरान रह जाते हैं। वो बॉडी और किसी की नहीं बल्कि उसी आदमी की थी जो हैदराबाद के हॉस्पिटल के बेड में पड़ा हुआ था। वही नाम, वही चेहरा और वही पहचान। ये क्या मामला था? एक ही टाइम पर सेम आदमी जिंदा और मुर्दा कैसे हो सकता है? इस सवाल के पीछे थी एक चौंका देने वाली कहानी जो किसी फिल्म से कम नहीं थी। और आप विश्वास नहीं करेंगे कि इस केस के सारे राज खुलते हैं एक मटन सूप से। वेलकम टू अज्ञात फाइल्स और ये केस है स्वाति रेड्डी का। स्वाति रेड्डी का जन्म तेलंगाना के नगर कुर्नूल नाम की डिस्ट्रिक्ट में एक साधारण मिडिल क्लास घर में हुआ था। वो नगर कर्नूल के ही एक छोटे से गांव गटुनेली में पली बढ़ी। वो एक पढ़ी लिखी लड़की थी और उसके बचपन से ही बहुत बड़े बड़े सपने थे। उसको अपने ऊपर पूरा भरोसा था कि एक दिन वो अपने सपने जरूर पूरे करेगी। स्वाति की मां पद्मा और पिता लिंगर रेड्डी ने स्वाति की परवरिश बहुत अच्छे से करी। उन्होंने उसकी पढ़ाई में कोई भी कमी नहीं छोड़ी और वो यही चाहते थे कि जो सपने स्वाति ने देख रखे थे वो उनको पा ले। अपनी स्कूलिंग पूरी करने के बाद स्वाति ने नर्सिंग के एक कोर्स में दाखिला लिया। ये उसने इसलिए किया क्योंकि वो हमेशा से चाहती थी कि वो लोगों की सेवा करे और उसके पास एक स्टेबल जॉब हो जिसमें काफी इज्जत भी हो। इसी दौरान स्वाति की मुलाकात होती है सुधाकर रेड्डी से। बदलापल्ली गांव का रहने वाला सुधाकर एक एनर्जेटिक और मेहनती लड़का था। वो एक कॉन्ट्रैक्टर का काम करता था और ठीक ठाक पैसे कमा लिया करता था। दोनों का ये रिश्ता पहले दोस्ती से शुरू हुआ, लेकिन धीरे धीरे दोनों के बीच नजदीकियां बढ़ने लगी थी। दोनों अक्सर मिलने लगे थे और एक साथ काफी वक्त बिताने लगे थे। जल्द ही ये रिश्ता प्यार का रूप ले लेता है। 2010 में जाके दोनों ने ये फैसला किया कि अब हम दोनों शादी कर लेते हैं। लेकिन कई सोर्सेज में ये मेंशन्ड है कि उनके परिवार वाले इस शादी के लिए तैयार नहीं थे। इसीलिए दोनों ने घर वालों के विरुद्ध जाके लव मैरिज कर ली। शादी के बाद कुछ वक्त दोनों ने हैदराबाद में बिताया और यहाँ पर सुधाकर अपना कॉन्ट्रैक्टर वाला काम करता रहा। स्वाति और सुधाकर की लाइफ अच्छे से कट रही थी। मीडिया रिपोर्ट्स के हिसाब से उनके परिवार वाले और दोस्त ये बताते हैं कि दोनों एक नॉर्मल और एक अच्छे कपल की तरह साधारण सी जिंदगी जी रहे थे। दोनों की लाइफ में जल्द ही और भी खुशियां आती हैं। दोनों के दो प्यारे प्यारे बच्चे होते हैं, एक लड़की जिसका नाम था दर्शनी और एक लड़का जिसका नाम था हर्षित। जैसा कि मैंने बताया था कि शादी के बाद का कुछ समय इन्होंने हैदराबाद में ही बिताया। फिर इन्होंने फैसला किया कि ये लोग नगर कर्नूल शिफ्ट हो जाएंगे। नगर कर्नूल में उन्होंने अपनी एक नए जीवन की शुरुआत करी। सुधाकर ने यहाँ पर स्टोन क्रशिंग यूनिट को लीज पर लिया और स्वाति ने भी एक प्राइवेट हॉस्पिटल में नर्स की जॉब शुरू कर दी। अब ये दोनों अपनी हैदराबाद की लाइफ में एडजस्ट होने लगे थे। सुधाकर अपने स्टोन क्रशिंग के बिजनेस में बिजी रहने लगा था और स्वाति भी हॉस्पिटल में नर्स का काम करने के साथ साथ अपने बच्चों को भी संभाल रही थी। बाहर से देखने पर यह एक आदर्श परिवार लगता था। एक हार्ड वर्किंग पति और एक काम करने वाली बीवी, एक सिंपल से किराए के घर में रहने वाले लोग और इनके कुछ सपने जो हर मिडिल क्लास परिवार के होते हैं। पर लाइफ हमेशा वैसी नहीं रहती जैसे बाहर से दिखाई पड़ती है। आप याद करिए वो सीन, शादी के पूरे 7 साल बाद का, जहाँ पे सुधाकर हॉस्पिटल के बेड में पड़ा है और सुधाकर की ही बॉडी पुलिस को जली हुई हालत में एक जंगल में मिलती है। तो ये क्या पहेली थी? इस पहेली को सुलझाने के लिए हमें स्वाति की लाइफ को गहराई से जानना होगा। हेलो एवरीवन, एक छोटी सी रिक्वेस्ट, अगर आप ये वीडियो देख रहे हैं और आपको ये वीडियो अच्छा लग रहा है तो सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, क्योंकि 99% से ज़्यादा लोग जो मेरी वीडियो देखते हैं वो सब्सक्राइब नहीं है। प्लीज़ सब्सक्राइब। सुधाकर अपने पत्थर तोड़ने के कारोबार में इतना बिजी रहने लगा कि वो घर से अक्सर ही बाहर रहा करता था। कई न्यूज़ और मीडिया सोर्सेज में यह भी लिखा है कि सुधाकर का इतना बिजी रहने से स्वाति की लाइफ में बहुत ही अकेलापन रहने लगा था। उसको धीरे धीरे निग्लेक्टेड, मतलब अधूरा सा फील होने लगा था। बस इसी वजह से शादी के पूरे 5 साल बाद इनकी लाइफ में एक बड़ा बदलाव आता है। जो सपोर्ट, जो प्यार और जो अपनापन उसको अपने पति से नहीं मिल रहा था, वो उसे एक दूसरे शख्स से मिलता है। वो था 24 साल का राजेश अजकोलू। राजेश उसी प्राइवेट हॉस्पिटल में फिजियोथेरेपिस्ट था जहां पर स्वाति नर्स का काम करती थी।
मीडिया के हिसाब से इस रिश्ते की शुरुआत नॉर्मल से एक फिजियोथेरेपी के ट्रीटमेंट से ही हुई। 2015 में स्वाति राजेश के पास बॉडी पेन की वजह से फिजियोथेरेपी के सेशन लगाने गई, लेकिन उसके अकेलेपन और सुधाकर से बढ़ती दूरियों ने इस औपचारिक से रिश्ते को धीरे धीरे नज़दीकियों में बदल दिया। उन दोनों की बातचीत हल्के हल्के बढ़ने लगी और ये रिश्ता जल्द ही बहुत ही क्लोज सा एक रिलेशनशिप बन चुका था। ये बताया जाता है कि 2017 आते आते राजेश और स्वाति दिन में लगभग 5 या उससे ज़्यादा बार फ़ोन में लगातार बातचीत किया करते थे। ये भी कहते हैं कि सुधाकर के घर से बाहर रहने का फ़ायदा उठाते हुए दोनों कई बार स्वाति के घर पे भी मिला करते थे। स्वाति राजेश से अपने मन की बातें करने लगी थी। वो उसको अपने शादी से नाखुशियाँ, अकेलापन और सुधाकर के साथ बढ़ती दूरियों के बारे में खुलकर बताने लगी थी। ये बात इतनी बढ़ गई थी कि स्वाति ने अपने आप फैसला ले लिया कि अब वो सुधाकर के साथ शादी में नहीं रहना चाहती। यहाँ पर इस बात पर गौर करना जरूरी है कि स्वाति ने एक बार भी डाइवोर्स जैसा रास्ता चुनने के लिए नहीं सोचा और ना ही कभी इस बारे में सुधाकर से बात करी। शायद कोर्ट कचहरी के चक्कर, बच्चों की कस्टडी की लड़ाई, प्रॉपर्टी का बंटवारा, इन सब बातों को सोच के उसने डिसाइड किया कि वो डाइवोर्स के रास्ते नहीं जाएगी। लेकिन उसने मन में ये जरूर ठान लिया था कि वो लाइफ अगर बिताएगी तो बस राजेश के साथ। स्वाति और सुधाकर के रिश्ते की दरार अब बढ़ती ही जा रही थी और ये अब परिवार के दूसरे लोगों को भी दिखने लगी थी। सुधाकर के एक कजन ने एक दिन स्वाति और राजेश को घर के ही पास एक कार में साथ में देखा और इस बारे में उसने सुधाकर को जानकारी दी। ये कहा जाता है कि इस बात को जानकर सुधाकर बहुत चौंक गया था और इसके बाद सुधाकर और स्वाति के बीच बहुत ही बड़ा झगड़ा हुआ। सुधाकर को स्वाति पर गहरा शक हो चुका था, इसलिए उसने स्वाति से कई सारे सवाल पूछे और ये जानना चाहा कि वो किसके साथ कार में बैठी थी। लेकिन स्वाति बिल्कुल ही अनजान बन गई और उसने कहा कि उसका उस आदमी से कोई भी रिश्ता नहीं है। यहाँ पर आप लोग देखिए कि स्वाति कितनी चालाक और कितनी तेज थी कि उसने बहला फुसला कर और कई सारे झूठ बोलकर सुधाकर को आखिर में मना ही लिया। लेकिन सुधाकर के मन में अब शक तो बैठ ही गया था और वो अब अलर्ट हो चुका था। स्वाति भी ये समझ चुकी थी कि उसका राज अब सामने आ चुका है। ये पर्दाफाश होने के बाद स्वाति ने ये ठान लिया कि अगर उसे राजेश के साथ अपनी जिंदगी बितानी है तो उसे कुछ कठोर कदम तो उठाना ही पड़ेगा। अब आती है नवंबर 2017 की वो रात जब स्वाति ने अपनी पहली चाल चली। स्वाति ने सुधाकर को रात का खाना परोसा, लेकिन उस खाने में उसने पहले से मिला रखी थी तेज असर करने वाली नींद की कई सारी गोलियां। खाना पूरा खा लेने के बाद सुधाकर को ये लगा कि वो ज़रूरत से ज़्यादा ही थक गया है, इसलिए वो समय से पहले ही गहरी नींद में सो गया। रात के इस समय उनके दोनों बच्चे भी गहरी नींद में सो रहे थे और इतने अंधेरे में अब घर में आता है राजेश। स्वाति तुरंत ही दरवाज़ा खोलती है और घर की सारी लाइटें बंद कर देती। ये बताया जाता है कि इस समय तक सुधाकर दवाइयों के गहरे असर से एकदम ही बेहोश और लाचार सा हो गया था। इसी देर रात का और अंधेरे का फायदा उठाते हुए राजेश अपने साथ एक रॉड लेके आया हुआ था और वो उसी रॉड से सुधाकर के सिर के पीछे एक जोरदार वार करता है। जैसा कि आपको पता है कि इस समय स्वाति के दोनों बच्चे घर में ही सो रहे थे ताकि वो उठ ना जाएं और ये हरकत होते हुए देख ना ले, राजेश उतने अच्छे से हमला नहीं कर पाता है। उन दोनों बच्चों के घर पे होने की वजह से ये अटैक फेल हो जाता है। सुधाकर को गहरी चोट जरूर आती है लेकिन वो जिंदा बच जाता है। सुधाकर की सांसें अभी भी चल रही थी। ये हमला फेल होने के बाद स्वाति और राजेश एकदम घबरा जाते हैं, लेकिन जैसी हमने बात करी थी स्वाति बहुत ही तेज थी। वो तुरंत ही राजेश को वहां से जाने के लिए कहती है और अपने एक रिश्तेदार अरविंद रेड्डी को फोन मिलाकर वहां बुला लेती है। अरविंद और स्वाति मिलकर सुधाकर को एक स्थानीय अस्पताल में भर्ती करा देते हैं। तब तक स्वाति ने यह कहानी बना दी थी और वो डॉक्टरों को भी यही बताती है कि शायद सुधाकर बेड से गिर गया था, जिस वजह से उसके सिर पर यह चोट लग गई थी। हॉस्पिटल में सुधाकर को कुछ टांके लगते हैं और कुछ ही दिन में वो डिस्चार्ज होकर घर लौट जाता है। सोचिए, इतनी बड़ी घटना होने के बाद भी सुधाकर को जरा भी शक नहीं हुआ था कि उसकी जान को कुछ खतरा हो सकता है। स्वाति भी काफ़ी शातिर थी कि उसने सुधाकर को फिर से बहला फुसला दिया कि वो शायद चक्कर खाकर बेड से गिर गया और उसको ये चोट लग गई। इस पहली कोशिश के बाद स्वाति का डर एकदम खत्म हो चुका था। उसने एकदम ठान लिया था कि जल्द ही फिर से कुछ करना पड़ेगा। बस कुछ ही दिनों बाद स्वाति ने अपनी अगली चाल चली, लेकिन इस बार उसने पहले ही अपने दोनों बच्चों को अपने ननिहाल भेज दिया।
26 नवंबर 2017। इस बार स्वाति और राजेश को किसी भी हाल में अपना प्लान पूरा करना था। स्वाति ने अपनी नर्स की ट्रेनिंग का फायदा उठाया और सोते हुए सुधाकर की गर्दन पर बेहोशी के एक इंजेक्शन की बहुत तेज डोज लगा दी। इस इंजेक्शन के बाद सुधाकर पूरी तरह से बेहोश हो गया। उसकी सांसें चल रही थी लेकिन शरीर एकदम जवाब दे चुका था। इसी टाइम राजेश घर में आता है। इस बार वो पूरी तैयारी के साथ आया था और घर में बच्चे भी नहीं थे। स्वाति ने दरवाज़ा खोला। दोनों ने एक दूसरे की तरफ देखा और ये जान लिया कि अब पीछे हटने का कोई रास्ता नहीं है। राजेश ने इस बार भी वही लोहे की रॉड का यूज़ करा और सुधाकर के सिर पर जोर से वार किया। एक नहीं, दो नहीं, पूरी 3 बार, जब तक सुधाकर का शरीर शांत नहीं हो गया। सुधाकर रेड्डी एक पति, एक पिता, एक व्यवसायी अब इस दुनिया में नहीं था। सुबह होने से पहले अब दोनों को सुधाकर की बॉडी को ठिकाने लगाना था। स्वाति और राजेश ने सुधाकर को एक बेडशीट में लपेट दिया और उसकी बॉडी गाड़ी की डिक्की में डाल दी। वो दोनों गाड़ी लेकर एक सुनसान से जंगल में ले आए। ये उनके घर से कई किलोमीटर दूर था। ये इलाका था महबूब नगर का। अब उन दोनों ने अपने ही प्लान के हिसाब से सुधाकर की बॉडी पर पेट्रोल छिड़का और उस पर आग लगा दी। उनका मकसद ये था कि कोई भी अगर उसकी बॉडी को ढूंढ निकाले तो वो उसे पहचान ना पाए। सोचिए ये कितनी डरा देने वाली बात है कि उन पर कितना मौत का नशा सवार था। स्वाति ने अपने पति, अपने बच्चों के पिता को ना सिर्फ मार दिया बल्कि उसकी बॉडी पर आग भी लगा दी। लेकिन ये कहानी यहाँ खत्म नहीं होती है। असल खेल तो अब शुरू होने वाला था। इस पूरी साजिश का मकसद सिर्फ हत्या करना नहीं था। स्वाति ये भी चाहती थी कि राजेश अब सुधाकर की पूरी तरह से जगह ले ले। वो ये चाहती थी कि राजेश उसकी जिंदगी में पूरा घुल मिल जाए जैसे कि कुछ हुआ ही ना हो। लेकिन राजेश तो राजेश ही था। चेहरा, पहचान, सब कुछ अलग था। तो उन्होंने एक प्लान बनाया। इसके लिए उनको इंस्पिरेशन मिली 2014 की तेलुगु पिक्चर से जिसका नाम था येवडू। स्वाति और राजेश ने मिलकर एक कहानी रची। ये बताया जाता है कि स्वाति ने राजेश पर जानबूझकर तेजाब अलग अलग जगह पर लगा दिया, खासकर उसके चेहरे पर। बाद में पुलिस ने यह भी बताया कि शायद राजेश ने खुद भी अपने फेस पर पेट्रोल लगाया था और स्टोव की आंच से उसने अपना चेहरा जगह जगह पर जला भी दिया था। आंखें, कान वगैरह जैसे इंपॉर्टेंट जगहें छोड़ के उसने बाकी चेहरे को अच्छा खासा नुकसान पहुंचा दिया था ताकि डॉक्टर्स को उसके चेहरे पर पट्टी लगानी पड़े और शायद प्लास्टिक सर्जरी तक करनी पड़े। ये सब करने के बाद स्वाति ने सुधाकर के घर वाले और अपने घर वालों को कॉल किया और तुरंत एक कहानी रच दी। उसने ये बताया कि घर में कुछ चोर घुस आए थे जिन्होंने सुधाकर पर पेट्रोल डालकर उसे जलाने की कोशिश करी है। स्वाति ने यह पूरा जाल बुना और ये कहानी रची ताकि लोगों को ये लगे कि राजेश ही असल में सुधाकर है, उसका अपना पति जो बुरी तरह से झुलस चुका है। जब सब रिश्तेदार हड़बड़ी में स्वाति के घर पहुंचे तो एक डरावना सा मंजर सामने था। एक आदमी सुधाकर के बेड पर लेटा है जिसकी शक्ल पूरी तरह से जली हुई लग रही है। चेहरा बिल्कुल भी पहचान में नहीं आ रहा था। स्वाति भी जोर जोर से रो रही थी। अब ये नाटक शुरू हो चुका था। स्वाति ने सबको तुरंत ये बोला कि सुधाकर, जो असल में राजेश था, उसे एक टॉप के हॉस्पिटल में एडमिट करा लेना चाहिए। शुरुआत से ही वो ये भी कह रही थी कि अगर प्लास्टिक सर्जरी कराने की भी जरूरत पड़े तो हमें देरी नहीं करनी चाहिए। राजेश, जो अब सुधाकर बन चुका था, उसको लोकल हॉस्पिटल रेफर कर देता है हैदराबाद के अपोलो हॉस्पिटल में। स्वाति को अपने एसिड के हमले का प्लान और प्लास्टिक सर्जरी का प्लान काम करता नजर आने लगा था। स्वाति ने पुलिस में भी ये शिकायत दर्ज करवाई कि उसके पति पर हमला किया गया है और उसकी ये हालत कर दी गई है। वो हर रोज हॉस्पिटल जाती थी और एक अच्छी बीवी की तरह वहां खड़ी रहती थी। शुरुआत में तो सुधाकर का परिवार स्वाति पर पूरा भरोसा कर रहा था। उन्होंने मान लिया था कि उनके साथ ये हादसा हुआ है, लेकिन कुछ बातें थी जो उनके गले नहीं उतर रही थी। हल्के हल्के करके सच सामने आने लगा था। राजेश, जो कि सुधाकर बना हुआ था, उसकी खाने पीने की आदतें पहला हिंट बनी उसके परिवार वालों के लिए। अपोलो हॉस्पिटल के बर्न वार्ड में पेशेंट्स को कभी कभी रिकवरी के लिए मटन सूप दिया जाता था, लेकिन एक दिन जब नर्स ने सुधाकर को सूप ऑफर किया तो उसने तुरंत ही मना कर दिया। उसने ये कहा कि मैं तो वेजिटेरियन हूँ, लेकिन उसके परिवार वालों को ये बात बहुत ही अजीब लगी। सुधाकर तो बहुत ही शौक से नॉनवेज खाया करता था। इस एक इंसिडेंट ने उसके परिवार के दिमाग में शक का बीज बो दिया था। दूसरा बड़ा शक सबको तब होने लगा जब राजेश, जो सुधाकर बना हुआ था, उसने बातचीत करने से एकदम मना कर दिया। वो बस सर हिलाकर या हाथ से इशारा करके या अपने हाथों पर पेन से लिख के ही बातें कर रहा था, जबकि उसकी हालत इतनी भी खराब नहीं थी। वो ऐसा इसलिए कर रहा था क्योंकि उसे पता था कि अगर वो एक भी शब्द बोलेगा तो उसकी आवाज से सबको तुरंत पता चल जाएगा कि वो सुधाकर नहीं है। इन्हीं हरकतों की वजह से उसके परिवार को अब बहुत ही ज्यादा शक होने लगा था और उन्हें लगने लगा था कि दाल में
कुछ काला जरूर है। बढ़ते हुए शक के चलते सुधाकर के भाई और उसके माता पिता ने चुपके से पुलिस में एक नई कंप्लेंट करवाई। उन्होंने पुलिस को ये बताया कि उन्हें ये शक है कि शायद किसी ने सुधाकर की जगह ले ली है। पुलिस ने भी बहुत ही चालाकी दिखाई। उन्होंने राजेश के सोते हुए एक पोर्टेबल फिंगरप्रिंट स्कैनर से उसकी उंगलियों का स्कैन लिया। फिर ये स्कैन मिलाया गया आधार कार्ड के फिंगरप्रिंट के डिटेल से, और जब इसका रिजल्ट आया तो सारा पर्दाफाश हो गया। दोनों परिवार और पुलिस के सामने अब सच आ चुका था कि वो जला हुआ शख्स सुधाकर नहीं, राजेश था। परिवार के बयानों और ये फिंगरप्रिंट के मैच के बाद तुरंत ही पुलिस ने स्वाति और राजेश को हिरासत में ले लिया। शुरुआती पूछताछ में फिर से स्वाति ने चाल चलने की कोशिश करी। उसने एक झूठी कहानी रची और पुलिस को यह बताया कि राजेश उसका एक स्टॉकर है, मतलब वो उसका पीछा किया करता है। स्वाति ने पुलिस को यह भी बताया कि जब वो उसके पास फिजियोथेरेपी कराने गई थी तो राजेश ने उसकी कुछ आपत्तिजनक और अश्लील फोटोज खींच ली थी, जिनको वो यूज करता था स्वाति को टॉर्चर करने के लिए। लेकिन जब पुलिस ने पूछताछ के टाइम पे स्वाति और राजेश पर प्रेशर बनाया तो उनकी कहानी की परतें अब खुलने लगी थी। स्वाति पुलिस को वहां भी लेकर गई जहां उन्होंने सुधाकर की बॉडी को आग लगाई थी। पुलिस को उस जगह पर उसकी बॉडी बरामद हो जाती है। उनको वहां पर और भी सबूत मिलते हैं, जैसे कि बेहोशी का वही इंजेक्शन, वही लोहे की रॉड और खून से सने हुए एक दो और चीजें। साथ ही में थी एक जली हुई चुन्नी। राजेश स्वाति के प्यार में इतना अंधा हो चुका था कि सोचिए उसने अपने आप का खुद का चेहरा जला देना सही समझा ताकि वो स्वाति की लाइफ में उसका पति बनकर हमेशा हमेशा के लिए उसके साथ रह सके। ये सब प्लानिंग तो उन्होंने कर ली थी, लेकिन उन्होंने ये नहीं सोचा था कि इंसान की आदतें ही उसकी असली पहचान होती हैं। राजेश सुधाकर की जगह तो ले सकता था, पर वो कभी सुधाकर बन नहीं सकता था। जांच पूरी होने के बाद स्वाति और राजेश दोनों पर हत्या, सबूत मिटाने और धोखाधड़ी जैसे गंभीर आरोप लगे। स्वाति के कबूलनामे, घटनास्थल की पुष्टि और वहां से मिले फोरेंसिक सबूतों ने इस मामले को बहुत ही मजबूत कर दिया। इसके बाद कोर्ट ने स्वाति और राजेश दोनों को उम्र कैद की सजा दी। आपको क्या लगता है, क्या सुधाकर को समय पर सावधान हो जाना चाहिए था? इतने सारे साइंस होने के बाद भी सुधाकर बचकर क्यों नहीं निकला? और अगर राजेश वो मटन का सूप पी लेता तो क्या ये राज कभी खुलता ही नहीं? थैंक यू फॉर वॉचिंग। ऐसी और कहानियों के लिए सब्सक्राइब कीजिए अज्ञात फाइल्स को।